सृजन लोक प्रकाशन के संस्थापक संतोष श्रेयांस, डॉक्टर रजिया, पुरस्कृत कहानीकार चितरंजन भारती, राजवंत राज, अरुण कमल और साथियों, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सृजन लोक कथा सम्मान के लिए आए संग्रहों में जो पारदर्शिता बरती गई, मैं उसी से अपनी बात शुरू करती हूँ। इसके अंतर्गत जो कथा संग्रह मेरे पास भेजे गए, उन पर लेखकों का नाम नहीं था। मुझे खुशी हुई, इससे परिचित अपरिचित का दबाव नहीं रहता। मैंने मुक्त होकर सभी कहानियां पढ़ी और मूल्यांकन करते हुए कथा वस्तु मेरी सबसे पहली शर्त रही, क्योंकि इन विषयों से बदलते हुए समय का पता चलता है। दूसरी बात, कहानी का ट्रीटमेंट और कथा कहने का शिल्प, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा का सही प्रयोग और पात्रों के अनुरूप शब्दावली भी मूल्यांकन की कसौटी बनती है। कहना ना होगा कि कहानियों में अलग तरह की ताजगी ने प्रभावित किया। इसमें पुरातन विषयों के बावजूद इनके ट्रीटमेंट में एक तरह की नवीनता थी जो बदलते समय की अपेक्षाओं की तस्वीर खींच रही थी। 2020 के लिए जिस प्रथम संग्रह का चयन किया गया, वह मुझे पूर्वोत्तर के राजधानी एक्सप्रेस की जीवंत यात्रा मालूम पड़ी। रचनात्मक लेखन में इस क्षेत्र की बारीकियां नई जानकारियों से समृद्ध करती हैं। वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के त्योहार जैसे ऐसे कई पक्ष थे जो उस दुनिया से हमारा साक्षात्कार कराते हैं, जो लगभग अछूती रह गई है। इस लिहाज से पूर्वोत्तर राजधानी एक्सप्रेस एक विशिष्ट कृति है और इसलिए लेखक चितरंजन भारती को हार्दिक बधाई। वर्ष 2021 के लिए आई कृतियों से गुजरना भी बेहद सुखद अनुभव रहा। सभी कहानी संग्रह एक से बढ़कर एक थे, मगर ट्रम्प कार्ड की पात्र प्रधान कहानियों ने खास तौर पर आकर्षित किया। बदलते समय के साथ नई संकल्पना और नए रास्ते गढ़ता यह कहानी संग्रह नई सोच का मानचित्र है। कहानी का ताना बाना बेहद दृश्यात्मक है, जो पाठक को दूसरी ही दुनिया में ले जाने में सफल होता है। राजवंत राज को उनके कहानी संग्रह ट्रम्प कार्ड के लिए हार्दिक बधाई। दहलीज के उस पार की कहानियों ने भी अपनी ओर आकर्षित किया है। इन कहानियों का प्रवाह खास तौर पर रेखांकित करने लायक है। हर कहानी अपनी रवानगी साथ आगे बढ़ती है और तमाम दृश्य विवरणों के बावजूद कहानी के भीतर की जिज्ञासा को बनाए रखती है। बदलते मूल्यों का जस्टिफिकेशन स्वतः स्फूर्त परिणाम की तरह आता है, न कि किसी जवाबदेही की तरह। पुरानी परंपराओं के बरक्स बदलते मूल्यों की आवश्यकता सार्थक और जरूरी मालूम पड़ती है। इस लिहाज से ये कहानियां अपनी ईमानदारी के साथ पाठकों को डटकर खड़े रहने की ताकत देती हैं। दहलीज के उस पार के लेखक अरुण कमल को प्रथम कृति सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। सृजन लोक प्रकाशन को विशेष साधुवाद कि तमाम बाधाओं और सीमितताओं के बावजूद संतोष श्रेयांस और उनकी पत्नी डॉक्टर रजिया साहित्य के प्रति अपने दायित्व को इतनी तत्परता से निभा रहे हैं। डॉक्टर रजिया पिछले दिनों कोविड का शिकार हुई, मगर यह भी उनके पूर्व निर्धारित साहित्यिक कार्यक्रम को विचलित नहीं कर सका, बल्कि कहना चाहिए कि इसी दायित्व बोध ने उन्हें फिर दृढ़ता से खड़ा कर दिया। संतोष श्रेयांस तो दूरियों को मात देते हुए बाधाओं के लिए चुनौती बन गए हैं, बिहार और दक्षिण भारत के बीच का साहित्य सेतु। इस साहित्य प्रेमी युगल के जज्बे को मेरा सलाम और पुरस्कृत कहानीकारों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि यह सम्मान उन्हें गहरे दायित्व बोध के साथ लेखन जगत में स्थापित करने में सफल रहेगा। बहुत बहुत बधाई। सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन। इस योजना में सम्मिलित होकर मुझे एक से बढ़कर एक रचनाएं पढ़ने के लिए मिली। आप लोगों ने मेरे निर्णय को प्रधानता दी, मैं गर्वित हुई। मैं सृजन लोक प्रकाशन की आभारी हूँ। रचना धर्मिता को महत्व देना और रचनाकारों को उत्साहित करना साहित्य का धर्म है। इसका निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। सृजन लोक प्रकाशन एक प्रतिष्ठित और विशिष्ट संस्था है। हिंदी साहित्य को प्रतिष्ठित करने में इनका बड़ा योगदान है। निरंतर संस्था प्रगति करते रहे और साथ ही मैं ये घोषणा करती हूँ कि 2020 के लिए चितरंजन भारती पूर्वोत्तर पर लिखी कहानी संग्रह पूर्वोत्तर राजधानी एक्सप्रेस, 2021 के लिए राजवंत राज ट्रम्प कार्ड और प्रथम कृति के लिए अरुण कमल की दहलीज के उस पार। आप सभी का आभार।
नमस्कार। मैं रानू मुखर्जी। नमस्कार। सृजन लोक प्रकाशन संतोष श्रेयांश जी और रजिया जी को और आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि चयनित कहानी संग्रहों के रचनाकारों के पुरस्कार की घोषणा आप सब करने जा रहे हैं। जिन 3 कहानी संग्रहों का चयन किया गया है उन्हें मेरे पास भेजा गया था, जिनके नाम क्रमशः थे चितरंजन भारती जी का कहानी संग्रह पूर्वोत्तर राजधानी एक्सप्रेस, अरुण कमल जी का दहलीज के पार और राजवंत राज का कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह उनकी है। लेकिन इन तीनों ही कहानियों को पढ़ने के बाद, कहानी संग्रहों को पढ़ने के बाद निर्णय लेना बड़ा ही यह कठिन रहा कि क्रमानुसार इन्हें किस तरह से रखा जाए, क्योंकि तीनों कथाकारों की कहानियों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले मैं चितरंजन भारती जी के कहानी संग्रह पूर्वोत्तर राजधानी एक्सप्रेस की कहानियों पर अपना वक्तव्य रखती हूँ। इन्होंने अपनी सभी कहानियों का कथ्य पूर्वोत्तर राज्य के निवासियों, वहाँ की आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए ही लिखी हैं, जिनके कारण स्वाभाविकता उनकी रचनाएं स्थानीयता की महक में लिपटी हुई हैं। पूर्वोत्तर राज्य का पर्वतीय परिदृश्य, प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य उनकी कहानी बुलाते हैं पहाड़ में बड़ी खूबसूरती से उभर कर सामने आया है। कहानीकार के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, और यही आत्मीयता उनके कथा लेखन की सबसे बड़ी विशेषता बन गई है। पर्वतीय क्षेत्र और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों का देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण वहाँ के विकास का लगभग अवरुद्ध हो जाना वहाँ के निवासियों के आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षिक विकास को भी प्रभावित करता रहा है। और अपनी लगभग सभी कहानियों में चितरंजन जी ने वहाँ की आम जिंदगी की तस्वीर प्रस्तुत की है। विशेषकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी कहानी में मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है, और उस लंबी कतार में मतदाताओं की जो स्थिति है, जो उनका वर्णन उन्होंने किया है, उनकी वेशभूषा, उनके आचार व्यवहार का, उससे उनकी आर्थिक विपन्नता के साथ साथ राजनेताओं के झूठे आश्वासन और वायदों की बिना पर उनका लगातार चले जाने की कहानी की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। अलग अलग कहानियों की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि वक्तव्य काफ़ी विस्तृत हो जाएगा, लेकिन फिर भी चितरंजन भारती जी की कहानियों के बारे में जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी मुझे नज़र आई कि उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता और विश्लेषणात्मक ढंग से पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो विशेषताएं हैं या जो धरोहर हैं, उसको उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से अभिव्यक्ति किया है अपनी कहानियों में। और कुछ कुछ तो ऐसे तथ्य, जैसे महाभारत काल से उन्होंने कुछ अपनी कहानियों को जोड़ा है, और उनके वर्णन से हमारे सामने बहुत से ऐसे अनजाने तथ्य स्पष्ट हुए हैं जिन्हें जानकर हम भी खुद हैरान होते रहे। और ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि जो अनजाने तथ्य थे पूर्वोत्तर राज्यों के, उन्होंने बड़ी बारीकी से पाठकों के सामने रखा है। एक बार उन्हें फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। अब मैं अरुण कमल जी की कहानी पर आती हूँ। अरुण कमल जी की कहानी संग्रह, उनका कहानी संग्रह दहलीज के पार। दहलीज के पार में जो कहानियाँ हैं, वे कहानियाँ
महानगर की वो रहने वाली, दिल्ली राज्य की रहने वाली हैं और दिल्ली की बोलचाल, वहाँ के परिवेश पर आधारित कहानियों की बनावट अरुण कमल जी की विशेषता है। कुल 11 कहानियों का ये छोटा सा कहानी संग्रह है, तथापि कहानीकार की सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि, गहन संवेदना और सबसे महत्वपूर्ण नारी अस्मिता के प्रति उनकी चिंता को सशक्त अभिव्यक्ति की वानगी उनकी हर रचना का मुख्य तथ्य या मुख्य कथ्य बन जाता है। नारी जीवन को संघर्षों के विशाल वर्गत के नीचे जिद से पनपने और घने झाड़ में परिवर्तित होने वाली जिजीविषा का पर्याय कहा जा सकता है। संघर्ष से ऊपर कहानी में नायिका का सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध अपनी अस्मिता के प्रति जागरूकता और उसकी लगातार लड़ाई की कहानीकार कहती हैं। वहीं मेरे अपनी कहानी में नायिका पारिवारिक दायरे से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्रता और कामना के मुक्त गगन में उड़ान भरना चाहती है। सफल भी होती है, किंतु अंततः उसका इस शाश्वत सत्य से साक्षात्कार होता है कि व्यक्ति कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन परिवार ही उसके सुख का अंतिम आश्रय स्थल है। अरुण कमल जी को बहुत बहुत बधाई और सृजन लोक प्रकाशन को इस महत्वपूर्ण कहानी संग्रह को चयनित करने के लिए भी मैं बधाई देती हूँ। अब अंत में मैं आती हूँ राजवंत राज जी के कहानी संग्रह ट्रम्प कार्ड मेरी नज़र की एक कहानी, जिसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया और जिसमें मैं जो कहानी की मुख्य पात्र है या नायिका है, वह काल्पनिक ताने बाने को लेकर मंटो की कहानी हमारे सामने रखती है। और उस कहानी ने मुझे राजवंत मान की उर्दू पंजाबी मिश्रित हिंदी भाषा का कायल तो बनाया ही, उनके प्रतीकात्मक कहानी लेखन की भी बहुत अच्छे से मुझे उसका लोहा मनवाया। तो मैं उस कहानी पर कुछ बातें कहना चाहूँगी कि एक बहुत बढ़िया कहानी जो उर्दू बहुल भाषा के प्रयोग से प्रभावपूर्ण वातावरण बनाने में पूरी तरह से कामयाब है, उस कहानी के लिए मैं राजवंत राज जी को बधाई देती हूँ। परंपरागत कहानी से मुक्त जेब में फूल में कहानीकार राजवंत राज जी ने भागते क्षणों को अपनी लेंस से पकड़ने की बखूबी चेष्टा की है, लेकिन इस प्रयास में एक समस्या भी आ ही जाती है कि लेंस सिर्फ अक्स देने में समर्थ हो सकता है, जिसके पुनर्सृजित होने की संभावना तो है ही नहीं। राजवंत जी ने मंटो के पात्र की पुनर्रचना करके मैं के साथ के उन्मुक्त एवं प्रभावशाली क्षणों को उकेरने में यद्यपि पूरी सतर्कता बरती है, एवं उनका कवि चरित्र इसमें उनकी बहुत सहायता करता है। मंटो के अंतर्द्वंद के भिन्न भिन्न पहलुओं, आत्मग्लानि, झल्लाहट और निर्णयात्मक मनस्थिति, एक चित्तता का अभाव, बेहद बेचैनी और शोक की भावनाओं के जिस झंझावात में जिंदगी को जीना चाह कर भी वह जी न सका, कहानीकार कुछ घंटों के समय में भावनात्मक संवादों के माध्यम से बहुत सशक्तता से पाठकों के सामने लाती है। इसके लिए मैं राजवंत जी को बधाई देती हूँ और आप सबों को एक बार पुनः बधाई और नमस्कार।